नमस्कार मित्रों। आज हम भारत की न्याय व्यवस्था पर बात करेंगे और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था तो कुछ हद तक सही है, लेकिन आज हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। भारत में दंड व्यवस्था लागू है इंडियन पिनल कोड के माध्यम से। इंडियन पिनल कोड में दंड की व्यवस्था है कि कौन से अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी और कितने साल की सजा है, और उसको उस दंड को क्रियान्वित करने के लिए आपके निचले स्तर पर एफआईआर है। फिर कड़ी शुरू होती है विवेचना अधिकारी की, जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी शामिल होते हैं, जो राज्य सरकारों के कर्मचारी अधिकारी हैं। और हम बात उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। मैं एपी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। जनपद सीतापुर में या उत्तर प्रदेश की बात करें, लगभग 100% मामलों में एक ही राग अलापा जाता है। विवेचना अधिकारी का काम होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत हैं तो दंडित करिए, नहीं तो फाइनल रिपोर्ट दीजिए। लेकिन ये सिर्फ पुलिस अधिकारी की मदद करने के लिए ये पुलिस वाले आरोप पत्र सही समय पर नहीं भेजते हैं और इनके अधिकारियों की जमानत हो जाती है जो अपराध में संलिप्त होते हैं। और भ्रष्टाचारी इसलिए बच जाते हैं कि उनको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, कैसे मामला लिखाया जाए। अब आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात मैं करूँगा। सबसे बड़ी बात करूँगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जो एक अहम कड़ी होता है सीआरपीसी में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है आरोप पत्र आने से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वह केस डायरी को चेक करे और ये पता करे कि इसमें वास्तव में जो जुर्म है उसके आधार पर विवेचक ने अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं या नहीं है। अगर पर्याप्त सबूत नहीं है, इंटेंशन में फंसाया गया है, जैसे कम सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अधिवक्ता हैं या कुछ भी हैं, फंसाया गया है, तो केस डायरी को वापस किया जा सकता है। लेकिन 100% मजिस्ट्रेट ये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं और आरोप पत्र का संज्ञान ले लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? और विचारण करते समय दूसरा पार्ट आता है, अभियुक्त को सम्मन जारी होता है, सम्मन के बाद बीडब्ल्यू होता है, फिर एनबीडब्ल्यू होता है। लेकिन फाइलों में सिर्फ सीतापुर की अदालतों में फाइलों में सम्मन चलते हैं, और जब एनबीडब्ल्यू होता है तब जाकर के व्यक्ति को पता चलता है कि हमारा एनबीडब्ल्यू आया हुआ है। और तीसरी घटना, सीतापुर 60 किलोमीटर दूर है और कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर दूर है मुख्यालय तहसील से। कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी मौसम खराब होता है, कभी हड़ताल होती है तहसील जिला मुख्यालय पर वकीलों की। तो जानबूझ करके अगर व्यक्ति दो जमानत के बाद दो पेशी भी नहीं आया तो उसका वारंट निकाल करके और जेल भेजने में जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को आनंद प्राप्त होता है। अधिकतर फाइलों में यही चलता है सीतापुर में, और जो मेरी जानकारी में भी है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और इसे पद का दुरुपयोग कहते हैं। किस तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का दुरुपयोग करते हैं, और मैं इसका सबूत दे रहा हूँ। एक मुकदमा अपराध संख्या, ध्यान से सुनिएगा, मुकदमा अपराध संख्या है 207/17, 207/19 है।
मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुकदमा प्राप्त संख्या फिर से बता रहा हूँ, 207/19, थाना महमूदाबाद। ये FIR 2019 में दर्ज हुई है थाना महमूदाबाद में, और उषा भारत गैस सर्विस के खिलाफ दर्ज हुई है, और जिसका संज्ञान अब 2023 चल रहा है। आरोप पत्र पुलिस ने 2019 में फाइल कर दिया था, और इसके बाद में 2023 के बाद अगर आप इंटरनेट पर डाल के देखें क्राइम नंबर 207/19, तो उसका कोई भी जिक्र आपको रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है अदालत ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है? न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कौन सा किरदार है जो ऐसी FIRों को लंबित रखकर 4 से 5 साल तक संज्ञान ही नहीं लिया जाता है? ऐसा क्यों किया गया है? इसका जवाब देना होगा, क्योंकि न्यायपालिका तो भगवान के बराबर है, और कर्म ऐसे हैं कि अगर सुन लिए जाएं तो शोषण के अलावा कुछ है नहीं। ये भी एक तरीके का शोषण है कि अपराधी को बचाया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि सिविल प्रोसीजर कोड और अन्य अधिनियम जैसा कि उसमें संरक्षित है, उसके अनुसार काम नहीं होता है। सीतापुर में कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो जानबूझ करके NBW कराते हैं और परेशान करते हैं कि किस तरह से अधिक पैसा लिया जाए। अभी एक न्यायालय है जो अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्पेशल कोर्ट है। आप सभी जानते हैं कि इस अधिनियम में दोनों तरफ से अगर एक्सीडेंट होता है, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, एक्सीडेंट होता है तो उसमें 3(1)(10) SC/ST नहीं लगता है। यह बात अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 में लिखी हुई है। लेकिन मैं उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विषय में जानना चाहता हूं जो माननीय महोदय ने सुप्रीम कोर्ट और एक्ट का पालन ही नहीं किया, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और इस मामले में मुख्य रूप से दोनों पार्टी का एक्सीडेंट हुआ। एक में FR लगा दी गई, एक में SC/ST लगा दिया गया, और जमानत करानी पड़ी इन जेल। जब मामला एक्सीडेंट का था तो इन्होंने SC/ST कैसे लगाया? पहली बात, SC/ST लग कर आया तो इन्होंने उसका संज्ञान कैसे ले लिया? इसके बाद में जब क्रॉस FIR है, क्रॉस FIR का मतलब होता है कि दोनों फाइलें एक साथ कोर्ट में चलेंगी। लेकिन ऐसा भी अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 सीतापुर द्वारा नहीं किया गया। इसका मतलब है सब कुछ मनमाना हो रहा है, अभियुक्त का शोषण किया जा रहा है पूर्ण रूप से। एक तो एक्सीडेंट के मामले में SC/ST कैसे लग गया, सबसे बड़ी बात यह है, आपने कैसे संज्ञान ले लिया। दूसरी बात आती है कि जब मामला ही SC/ST का नहीं बनता है तो जेल क्यों भेजा गया, जमानत क्यों करानी पड़ी? जिस मामले की सुनवाई का अधिकार ही आपको नहीं है, उस मामले का संज्ञान ले लिया गया। और यहाँ पर यह बात है समानता का अधिकार है। अब समानता का अधिकार आर्टिकल 21 पूरी तरीके से हुजूर ने प्रभावित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या देख रहा है? हाई कोर्ट की
लखनऊ बेंच क्या कभी ऐसी पत्रावलियों का निरीक्षण करती है कि उनके सबॉर्डिनेट न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, माननीय न्यायाधीश क्या कर रहे हैं? कभी मौसम खराब होता है, कभी किसी के पास कोई दूसरी परेशानी है, 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर मुख्यालय नहीं पहुंच पाया। और दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हाजिरी माफी जब कभी निरस्त होती है तो संबंधित अधिवक्ता को अपने क्लाइंट से बताना चाहिए कि फाइल में क्या चल रहा है, लेकिन अधिवक्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो मौका मिलते ही NBW BW का खेल शुरू होता है कि अगर किसी वादी की गलती नहीं है, अभियुक्त की गलती नहीं है, किसी कारण से वो पहुंच नहीं पाया, तो NBW जारी करके 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जेल भेजना पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है। आपकी बात सुनना ही नहीं है, मनमाना किया जा रहा है। तो मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर न्यायपालिका में शुचिता है, समानता का अधिकार है। एक्सीडेंट के मामले में 310 SC/ST कंप्लाई कहाँ होता है? जब दोनों फाइलें क्रॉस FIR में दोनों फाइलें क्यों नहीं मंगवाई गई? एक फाइल पर सुनवाई कैसे कर रहे हैं? अपर जिला जज माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण 1989 सीतापुर स्पेशल कोर्ट कैसे सुनवाई कर रही है? जब क्रॉस FIR है, उसको पता है कि जिसमें क्रॉस FIR दोनों फाइलें कनेक्ट करके सुनवाई करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? कानून तो यह भी है कि जो मिथ्या साक्ष्य है, चाहे विवेचना अधिकारी ने इकट्ठा किया हो, चाहे वादी ने इकट्ठा किया हो, अगर ऐसा किया है तो उसी कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलेगा। क्या इसका मौका दिया जाता है? पूरे परिवार को नामजद किया जाता है अवैध वसूली के लिए, ताकि विवेचना अधिकारी से लगा करके, वकील से लगा करके सब वसूली कर सके। चार्जशीट भेजने का एक रवायत चली आई है कि अब चार्जशीट की जाएगी। तो मैं प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से विनम्र निवेदन करूंगा, और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अपर जिला जज अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अत्याचार निवारण 1989 द्वारा एक्सीडेंट के मामले में SC/ST कैसे लग गया और इन्होंने विचारण क्यों शुरू किया? विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि SC/ST एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि एक्सीडेंट के मामले में SC/ST नहीं लगता है। तो उस समय के पुलिस कप्तान, DGP और एडिशनल SP और CO के और कोतवाल को जेल क्यों नहीं भेजा गया? और उस समय के अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण 1989, उस समय अगर कोर्ट नहीं थी तो जो भी मजिस्ट्रेट जिन्होंने सुनवाई की थी, जिन्होंने बेल खारिज किया था, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जब प्रोसीडिंग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा मानो, और सबसे बड़ी बात यह है, विवेचना अधिकारी केस डायरी अपने हाथ से नहीं लिखता, दूसरे से लिखवाता है। ऐसा क्यों है? और अधिकतर मामलों में मैंने देखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर शीट अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा कहाँ लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने हाथ से केस वो ऑर्डर शीट ना लिखें?
ऐसे बहुत से मामले हैं, बहुत सी बातें हैं, और उसकी शिकायत की जाती है तो उल्टे ही वादी को पीड़ित किया जाता है। न्यायपालिका की शिकायत करने में लोग बचते हैं, लेकिन पानी सर से ऊपर हो गया है। न्यायपालिका जिसे गुण और दोष देखने हैं, उसको सिर्फ दोष अभियुक्त में दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए डीएसपी, आईजी, डीजीपी, प्रमुख सचिव, एडीजी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, एसएचओ, ये सारे के सारे दोषी नहीं होते। आरोप पत्र भेजने का मतलब है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गया। यहां तक कि जबरदस्ती जब आरोप तय होते हैं तो जबरदस्ती सादे पेज पर साइन कराए जाते हैं। ऐसा अदालतों में होता है। सादे पेज पर अभियुक्त क्यों साइन करे? अभियुक्त उसका जवाब देगा कि हर आदमी के खिलाफ 4 गवाही खड़ा कर लो, बयान ले लो 161 का, उसको मुजरिम बना के चार्जशीट भेज दो। तो इस तरह से तो पूरा भारत मुजरिम बन जाएगा। और मैंने जो कहा है, इन दोनों मामलों के पर्याप्त सबूत हैं। एक्सीडेंट के मामले में SC/ST लगना, क्रॉस FIR में दोनों फाइलें जोड़ करके सुनवाई न करना, यह सबसे बड़ी कमी अपर जिला जज माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 जनपद सीतापुर की है, और अधिकतर टारगेट OBC के लोगों को बनाया गया है, जिसका कारण अदालत की लापरवाही है। इस बात को मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपर जिला जज अनुसूचित जाति जनजाति निवारण 1989 द्वारा जो सबूत या कोई सूचना पंजीकृत डाक से भेजी जाती है तो उसको वापस कर दिया जाता है। मेरे पास पत्र मौजूद है, और अब वही कार्य पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा किया गया है। किसी भी लोक सेवक को कोई भी रजिस्टर्ड पत्र वापस करने का अधिकार नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे दिए गए तथ्यों की जांच कराई जाए और तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आजकल अधिनियम के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है। मनमाना विवेकाधिकार है। मनमाना विवेकाधिकार को किसी तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।